वेलकम टू मेडिस्ट्री ऑनलाइन एकेडमी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके डी और एफ ऑर्बिटल्स पार्शली फिल्ड होते हैं दो स्टेट्स के अंदर, या तो एटॉमिक स्टेट में या उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। पहले हम डी सबशेल की बात करते हैं। डी सबशेल के अंदर 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और इसी तरह एफ सबशेल के अंदर 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर डी सबशेल के अंदर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो मैं डी सबशेल को कहूँगा फुली फिल्ड, और अगर मेरे पास एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो मैं उसको कहूँगा फुली फिल्ड। तो अगर मेरे पास डी सबशेल के अंदर 1 से 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या मैं लफ्ज़ कह सकता हूँ पार्शियली फिल्ड? बिल्कुल। अगर एफ सबशेल के अंदर 1 से 13 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ पार्शियली फिल्ड? बिल्कुल। अब बात करते हैं दूसरी पार्ट की, आइदर इन देयर एटॉमिक स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। बात करते हैं स्कैंडियम की। स्कैंडियम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 4s2 3d1। स्कैंडियम अपनी एटॉमिक स्टेट के पार्शियली पार्शली फिल्ड हैसियत रखता है, डी सबशेल पार्शली फिल्ड हैसियत रखता है। जबकि अगर मैं बात करूं कॉपर की तो कॉपर अपनी पार्शली फिल्ड कॉपर अपनी एटॉमिक स्टेट के अंदर कंप्लीटली फिल्ड पाया जाता है, जबकि कॉपर अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या पाया जाता है? पार्शियली फिल्ड। तो कॉपर सेकंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इन इट्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। वो ये बात है कि अगर आप बात करें आउटर मोस्ट शेल की, तो आउटर मोस्ट शेल का हम क्या नाम रखते हैं? आउटर मोस्ट शेल का हम नाम रखते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल, या इसका एक तीसरा नाम भी होता है अल्टीमेट शेल। उस शेल को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एन से, जबकि उससे एक जो अंदर है, यानी कि लास्ट शेल से जो सेकंड लास्ट शेल है, इसको मैं एक तो सेकंड लास्ट का लफ्ज़ कह सकता हूं और उसके साथ इसको मैं कह सकता हूं पेनल्टीमेट शेल। अगर मैं इसको एन कह रहा हूं वैलेंस शेल को, तो जो सेकंड लास्ट शेल है उसको मैं n-1 कह सकता हूं। तो अगर मैं डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं n-1 d1 to 10 ns2। अगर मैं एफ ब्लॉक वालों की लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ n-1 d1 to 10 n-2 f1 to 14 ns2। तो ये दोनों जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन द केस ऑफ एमडी कैट और एंट्री टेस्ट एग्जामिनेशंस। ये बहुत दफ़ा पूछी जाती हैं। अब एक सवाल बनता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन कहते क्यों हैं? ट्रांजिशन जो लफ्ज़ है उसका मतलब है चेंजिंग। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में कहीं पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। हम सबको पता है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं जी? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, और जो पी ब्लॉक है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स हैं। अब जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आर समवट इन बिटवीन, यानी कि समवट इंटरमीडिएट बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटल्स। तो क्योंकि ये इन ट्रांजिशन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। कुछ बुक्स में ये लिखा होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं,
इनकी बहुत सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती हैं, इसलिए भी इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स का नाम देते हैं। तो ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमारे पास इनको एज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एटिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के तौर पे माना जाता है। ग्रुप 2b और ग्रुप 3b को हम कहते हैं एटिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स, जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी पाए जाते हैं। अब एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन फेडरल बोर्ड की न्यू बुक में ये स्टेटमेंट दी गई है। वो ये है कि जिंक इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। इनका आर्ग्यूमेंट ये है क्योंकि जो डेफिनेशन है उसमें दो सूरतें दी गई हैं कि जो डी और एफ ऑर्बिटल है वो या तो पार्शियली फिल्ड होगा एटॉमिक स्टेट में या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन अगर मैं जिंक को देखूं तो जिंक अपनी एटॉमिक स्टेट में क्या है, फुली फिल्ड है, ठीक है, 3d10 है, और अपनी मोस्ट कॉमन आयनिक या ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या है, फुली फिल्ड है। तो ये किसी भी सिचुएशन में पार्शियली फिल्ड नहीं है। इसलिए ये हमारे पास न्यू बुक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट येट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी गई है। हमें इसको एमडी कैट के हवाले से जहन में रख के चलना है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो दी गई है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स दी गई है। सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रांजिशन मेटल्स आर मेटालिक इन नेचर। इस बात का ये मतलब है कि सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स की एबिलिटी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद दे एक्ट एज कैटलिस्ट्स। कैटलिस्ट्स कुछ ऐसे सबस्ट्रेट्स होते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप तो कर देते हैं, लेकिन रिएक्शन के अंदर यूज़ नहीं होते। ये यूज़ ना होना या रिकवर हो जाना जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल्स की, ये इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से है। ये एक पूरा टॉपिक मैं आपको अलहदा से पढ़ाऊंगा और इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम करेंगे। इसके बाद हम ये पॉइंट देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी वजह ये होती है कि इनके अंदर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स कैन फॉर्म एलॉयज। क्योंकि इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साइजेस आपस में सिमिलर, कंपैटिबल या कंपेरेबल होते हैं, इस वजह से एक दूसरे के लैटिस में फिट होने की वजह से एलॉयज बनाने की ताकत रखते हैं। उसके बाद दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड शो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ को हम मुख्तलिफ टॉपिक्स की फॉर्म में अलहदा आगे पढ़ेंगे। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अब जो हम सीरीज़ देखने लगे हैं वो है 3D सीरीज़। ये 3D सीरीज़ बहुत अहमियत की हामिल है एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ये 3D सीरीज़ की शक्ल में हमें नज़र आते हैं। तो सबसे पहले स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखूं तो वो होगी आर्गॉन 4s2 3d1। आगे मैं आर्गॉन नहीं लिखूंगा 4s2 3d2। वेनेडियम 4s2 3d3। क्रोमियम में लिखूंगा 4s1 3d5। ये मैं क्यों लिखूंगा ये मैं आगे बताऊंगा। मैंगनीज में लिखूंगा 4s2 3d5। आयरन 4s2 3d6। कोबाल्ट 4s2 3d7। निकल 4s2 3d8। कॉपर 4s1 3d10, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, और जिंक 4s2 3d10। अब बहुत से बच्चों को तो समझ आ गई होगी यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन जिनको समझ नहीं आई उनके लिए यहाँ क्रोमियम और कॉपर में क्या है, कुछ एनॉमली है, कुछ डिफरेंट है। वो क्या एनॉमली है कि अगर मैं इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आता तो मेरे पास
ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती 4s2 3d4, और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग आता तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती 4s2 3d9। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने डाला 4s में और दूसरा डाल दिया d सबशेल में। इसी तरह यहाँ पर भी 4s में और किस में, d सबशेल में। अब इसकी रीज़न ये है कि मेरे पास जो d सबशेल है वो स्टेबल होगा दो स्टेट्स के अंदर। एक होगी जी हाफ फिल्ड स्टेट और दूसरी होगी जी फुली फिल्ड स्टेट। इन दोनों स्टेट्स में जो डी सबशेल है वो क्या होगा, स्टेबिलिटी रखेगा और स्टेबल रहेगा। अब हाफ फिल्ड स्टेट जो है मेरे पास कौन सी है, जब डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और फुली फिल्ड कहाँ है, हमने पढ़ लिया जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो जब भी मेरे पास डी सबशेल के पास ये एबिलिटी होगी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके या एक इलेक्ट्रॉन को छीन के हाफ फिल्ड हो जाए या फुली फिल्ड हो जाए और स्टेबिलिटी का हामिल हो जाए, तो वो ये काम कर लेगा। जैसे कि क्रोमियम के केस में 4s1 3d5 और कॉपर के केस में 4s1 3d10 यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर हमने दो एनोमलीज देखी, कॉपर और क्रोमियम। ये दोनों MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको समराइज करते हुए कुछ MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप्स आर एटिपिकल? 1 and 2b, 4b 5b, 2b 3b, या फिर ऑल आर टिपिकल? हम ये पढ़ चुके हैं 2b and 3b आर एटिपिकल ग्रुप्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स इज एटिपिकल? तो जिंक। MDCAT 2026 में ये क्वेश्चन हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो तब भी अगर जिंक ऑप्शन में होगा तो हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे, क्योंकि नई बुक के अकॉर्डिंग जिंक इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉलो N+L रूल? तो क्रोमियम एंड कॉपर को हम पढ़ चुके हैं कि डज नॉट फॉलो N+L रूल। नेक्स्ट हमने जो प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है बाइंडिंग एनर्जी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि सेपरेट एटम्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स को एक मेटालिक क्रिस्टल में बना के रखती है, और ये एज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड के तौर पे ली जाती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं कंसिडर करूं कि ये मेरे पास एक ट्रांजिशन मेटल है जिंक, कि ये मेरे पास एक ट्रांजिशन मेटल है कॉपर, और वो कॉपर का जो आयन है वो कुछ इस तरह पड़ा हुआ है, कॉपर का जो मेटल है वो कुछ इस तरह पड़ा हुआ है। अब ये जो इनके बीच में स्पेसेस आप देख रहे हैं, इन स्पेसेस को हम नाम देते हैं इंटरस्टिसेस या फिर वॉइड्स। अब ये कॉपर के एटम्स क्या करेंगे कि अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देंगे इन वॉइड्स या इंटरस्टिसेस में, सारे के सारे, और क्या कर लेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर छोड़ देंगे और ख़ुद क्या कर लेंगे, खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटालिक आयंस बन जाएंगे। अब जो इंटरस्टिसेस या वॉइड्स हैं वहाँ पे सारा का सारा क्या पड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, और नेगेटिव चार्ज इंटरस्टिसेस में और पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटालिक आयंस के बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब इस मेटालिक स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए जो एनर्जी मुझे चाहिए वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी। हमें सारी डिस्कशन से इतनी बात तो समझ में आ गई कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम इंटरस्टाइसेस या वॉइड्स में छोड़ेगा
उतनी ये बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो कूलम फोर्स ज़्यादा जनरेट होगी, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो कूलम फोर्स कम जनरेट होगी, कम अट्रैक्शन होगी, तो वीक मेटालिक स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि जितने ट्रांजिशन मेटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट होंगे वो ज़्यादा आसानी से इंटरस्टिसेस और वॉइड्स में वो इलेक्ट्रॉन्स फेंक सकेंगे और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जनरेट कर सकेंगे। अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो उसमें 3D में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि मैं टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 5, मैंगनीज में 5, आयरन में 6, 7, 8, 10 और 10 है। अगर मैं इस ट्रेंड को देखता चलूं तो स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। लेकिन आयरन से लेकर जिंक तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो रही है? कम हो रही है। जिन हजरात को ये बात समझ नहीं आई उनके लिए मैं एक इलस्ट्रेशन बताता चलूं कि अगर यहां पर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो पांचों क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक छठा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो जो छठा इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसकी वजह से अनपेयर्ड कितने रह जाएंगे? 4। अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो अनपेयर्ड कितने रह जाएंगे? 3। एक और आ गया तो अनपेयर्ड कितने रह जाएंगे? 2। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो आयरन है, आयरन तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी और आयरन के बाद कम होती जाएगी। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी स्कैंडियम की, सबसे कम स्कैंडियम की और सबसे ज़्यादा मैंगनीज की होनी चाहिए आयरन तक। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? अगर मैं क्रोमियम और मैंगनीज को देखूं तो इनके जो डी सबशेल्स हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो क्योंकि ये D5 स्टेबल स्टेट में है, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इन इंटरस्टेसिस में फेंक के D3 या D4 कन्फिग्रेशन में जाके अनस्टेबल हो जाए। इसी तरह जो कॉपर और जिंक है वो D10 कन्फिग्रेशन में प्रेजेंट है, वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इन इंटरस्टिसेस में फेंक कर एक अनस्टेबल कन्फिग्रेशन में चेंज हो जाए। दूसरी बात ये कि जो क्रोमियम और मैंगनीज है उनका मेटेलिक लैटिस और पैकिंग भी कुछ इस तरह की होती है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी या जो सीक्वेंस बना वो कुछ इस तरह का बना अभी तक की डिस्कशन से कि स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम की ज़्यादा, फिर क्रोमियम और मैंगनीज की कम, फिर थोड़ी आयरन, कोबाल्ट, निकल की ज़्यादा, कॉपर और जिंक की फिर कम। तो ये वो ऑर्डर था या ये वो ग्राफ था जो मेरी डिस्कशन की वजह से अभी तक हमने समझा था। अब ये हम एक्चुअल ग्राफ भी देख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी का, और ये ग्राफ हमें क्या समझाने की कोशिश करता है हम इसको भी देख लेते हैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम में अगर मैं देखूं तो वेनेडियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, आपको यहाँ दिख रही है। और फिर क्या है? फिर मेरे पास क्रोमियम और मैंगनीज की कम है, फिर फीकोनी यानी कि आयरन, कोबाल्ट और निकल की कांस्टेंट ही है तकरीबन, और कॉपर और जिंक की फिर कम है। तो ये बिल्कुल सिमिलर तरीके से चेंज हो रही है जो कि हमने अपनी डिस्कशन में पढ़ा है। अब मैंने ऊपर एक पॉइंट लिखा था अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ हाई बाइंडिंग एनर्जीज। तो जो भी मेरे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के ट्रेंड्स होंगे वो सिमिलर टू दैट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी होंगे। ये बात मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। अब आप ये काम करें कि इस ग्राफ को ज़रा देखें। इस ग्राफ में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम तक मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ रहे हैं,
फिर क्रोमियम और मैंगनीज में कम हो रहे हैं, फिर आयरन कोबाल्ट निकल में आ रहे हैं, और फिर कॉपर और जिंक में कम हो रहे हैं इन 3D सीरीज। जबकि साथ वाले ग्राफ में भी आप कुछ इसी तरह का सीक्वेंस और ऑर्डर देखेंगे। क्रोमियम और मैंगनीज के बारे में मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि नंबर 1, ये 3D5 कन्फिग्रेशन में होते हैं और ये नहीं चाहते कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके किसी अनस्टेबल कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएं। और नंबर 2, इनका मेटेलिक लैटिस और पैकिंग कुछ इस तरह की होती है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ साथ इनकी बाइंडिंग एनर्जीज भी कम होती हैं। तो आई होप आपके आज के लेक्चर में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और बाइंडिंग एनर्जी को कवर किया, बहुत से कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए होंगे। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको इस लेक्चर से कोई फ़ायदा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फेलोज तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। अल्लाह हाफिज़।